हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर बेटा सीटीपी प्लस साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आज का पेपर जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है सीटीपी का 15 दिसंबर 2024 का पेपर, यानी कि जो भी हाल फिलहाल में आए हुए पेपर्स हैं उनमें से ही एक पेपर है। इट्स अ पेपर 2 एंड सेट एल, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा के ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी आपके बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका सारा बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन who leave deprived settings and entered enriched settings। देखिए, ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा डिप्राइव्ड सेटिंग्स, यानी कि ऐसी सेटिंग्स जहाँ उसे बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, उससे एक एंटर्ड एनरिच सेटिंग, एक अच्छी सेटिंग में जाता है, तो क्या होता है, उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती है, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव करती हैं। तो ये जो अबव आर्ग्यूमेंट है, ये सबसे पहले किस तरह के डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा है? कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या ये कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पैटर्न पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? पैटर्न पे। यहाँ पे पैटर्न की बात नहीं कही, यहाँ पे बात करिए डिप्राइव सेटिंग्स की और एनरिच सेटिंग्स के बारे में। तो ये कोई पैटर्न नहीं है। एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल, ये बात बिल्कुल सही लग रही है मुझे। क्यों? देखिए, एंटिटी कहती है फिक्स्ड, एंटिटी का मतलब होता है फिक्स्ड, और इंक्रीमेंटल का मतलब होता है मैलिएबल। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है कि आपकी इंटेलिजेंस जो कि टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, आपके एनवायरनमेंट के साथ, आपकी सेटिंग्स के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है। एंटिटी कहती है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी। और एनरिच सेटिंग कहती है, इंक्रीमेंटल कहता है कि जो आपकी इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है? आपकी जो सेटिंग्स होती है, आपके जो आसपास के लोग होते हैं, आपके पीयर्स होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों की वजह से क्या होती है? आपकी इंटेलिजेंस ग्रो करती है, एनहेंस होती है। तो ये बात बिल्कुल मेरे यहाँ पे बिल्कुल सेट हो रही है। हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट हमारा नहीं होगा, क्योंकि जब हम हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम सोर्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ सोर्स की बात नहीं करी गई। यहाँ पे एनवायरनमेंट की, मतलब एक तरीके से सेटिंग्स की बात की गई, एक फिक्स सेटिंग और एक इंक्रीमेंटल सेटिंग, यानी कि एक चेंज्ड सेटिंग। ठीक है, बिलीव्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ना कि सोर्स के बारे में। और डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन आपका हो नहीं सकता बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हेन वी लुक एट द चाइल्डहुड एज अ सिंगल कैटेगरी, वी लूज आउट ऑन द सोशल कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू जेंडर, एथनिसिटी एंड सोशल क्लासेस। ये बोलते हैं बेटा कि यदि हम चाइल्डहुड को एक सिंगल कैटेगरी की तरह देखें, कहने का मतलब ये है, अगर हम चाइल्डहुड को यूनिवर्सल समझें, हम अगर ये समझें कि दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं वो सब एक ही तरीके से ग्रो करते हैं, एक ही तरीके से उनका चाइल्डहुड होता है, तो ये बात क्या होगी? कहीं ना कहीं गलत होगी, क्योंकि उस केस में हम क्या करते हैं कि जो सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, या फिर जो बच्चों के अंदर डिफरेंसेस आते हैं उनकी जेंडर की वजह से, एथनिसिटी की वजह से, सोशल क्लास की वजह से, हम उन्हें भी इग्नोर कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हर एक बच्चे का चाइल्डहुड एक सा नहीं होता। उसका बैकग्राउंड, उसका सोशल एनवायरनमेंट, उसका कल्चरल एनवायरनमेंट, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस, ठीक है, उसका जेंडर, सब कुछ बेटा अफेक्ट करता है उसके चाइल्डहुड को। तो हर एक बच्चे का चाइल्डहुड एक सा नहीं होता, इसलिए हम कभी भी चाइल्डहुड को यूनिवर्सल नहीं कहते, या उसे हम एक सिंगल कैटेगरी में हम नहीं डालते। चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। चाइल्डहुड क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। ये बात भी क्या है? सही है। तो बेटा इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे क्या है, दोनों स्टेटमेंट ही मेरे क्या है, सही है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी इसने सही दिया है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट
आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज इफेक्टिव चेंज इन कॉग्निशन। देखिए कॉग्निशन के अंदर बेटा जब चेंज आता है, अफेक्ट होता है, तो इनमें से कौन सी बात जीन पियाजे ने नहीं बात की गई है। तो बेटा जीन पियाजे जो थे उन्होंने एक्टिविटी के बारे में भी बात की गई है, उन्होंने बायोलॉजिकल मैचुरेशन के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि बच्चा एज के साथ क्या होता है, मैच्योर होता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो मैच्योर होती है, इसलिए तो उन्होंने पहले थॉट को फिर लैंग्वेज को रखा है। और जब बच्चा क्या करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम आता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उसके अंदर कुछ एकोमोडेशंस करता है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या होता है, इक्विलिब्रिएशन की कंडीशन में आ जाता है। जो आपका जीन पियाजे हैं बेटा, उन्होंने कल्चरल टूल्स के बारे में नहीं बात की है। कल्चरल टूल्स के बारे में किसने बात की है, लाइव वाइगोस्की ने बात की है। किसने बात की है, लाइव वाइगोस्की ने कल्चरल टूल्स के बारे में बात की है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 कल्चरल टूल्स आपका यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जीन पियाजे अज्यूम दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंट सोलरली ऑन हेरिडिटी। क्या जीन पियाजे बेटा ये कहते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड करती है? नहीं बेटा, लर्निंग प्रोसेस सिर्फ हेरिडिटी पे एनवायरमेंट नहीं डिपेंड करती, ये हमारी बेटा एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है बेटा वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही क्या होता है, रिजल्ट होता है, दोनों का ही रोल प्ले होता है। तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, लेकिन हमारे को बेटा इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा था, इसलिए जो सीटेड एग्जामिनर्स थे उन्होंने इन सभी ऑप्शंस को क्या कंसिडर किया था, मतलब बच्चा अगर कोई सा भी क्लिक करके आएगा तो उसको 1 मार्क्स यहाँ पे क्या मिलेंगे, फ्री के मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें था ही नहीं। क्या ए क्या है, फॉल्स, और बी क्या है, ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दे एक्सपीरियंस। देखिए जीन पियाजे ने क्या बोला था बेटा, जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चा क्या करता है, जो भी चीज देखता है उसका अपने दिमाग में क्या बना लेता है, स्कीमा बना लेता है। क्या बना लेता है, स्कीमा बना लेता है। अब होता क्या है, अब जो स्कीमा उसने बन गया, ठीक है, अब क्या हुआ, अब सीधी सी बात है बेटा, लाइफ है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसके दिमाग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखेगा तो दो सिचुएशंस होगी, या तो वो उस स्कीमा के अगर अंदर सेट हो जाएगा, या उस इसमें स्कीमा के अंदर वो सेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, अगर इसने स्कीमा बनाया, ठीक है, तो अब स्कीमा में क्या होगा कि देखिए समझिएगा, एक कंडीशन बताती हूँ आपको, एक रियल लाइफ सिचुएशंस को देखते हैं बेटा, कंसिडर करते हैं। देखिए एक बच्चा था छोटा, एक टोडलर था, उसने क्या करा, एक डॉग को देखा, एक डॉग को देखा तो उसने क्या करा बेटा, इस डॉग का स्कीमा अपने माइंड के अंदर बना लिया। उसने देखा कि जो डॉग है इसके पास क्या है, 4 लेग्स है और एक टेल है, करेक्ट। अब उसका जो स्टेट है, माइंड जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है, उसे पता है कि जिसके 4 लेग्स होंगे, 1 टेल होगी, वो क्या होगा, डॉग होगा। नाउ अब क्या हुआ, उसने क्या करा बेटा, कैट को देखा, पड़ोसी की कैट को देखा। अब इसके पास भी 4 लेग्स थे और 1 टेल थी, लेकिन क्या हुआ, ये इसके जैसी नहीं दिख रही थी, डॉग के जैसे नहीं दिख रही थी। तो आइडियली तो उसको डॉग करना चाहिए था, लेकिन वो डॉग के स्कीमा में फिट नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ, उसने कहा कैट को कि देखो डॉगी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने बताया कि बेटा डॉगी नहीं है, ये क्या है, कैट है। तो इसका मतलब क्या है, उसके माइंड में क्या आ गया, डिसइक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, डिसइक्विलिब्रियम आ गया। जब उसने क्या देखा, कैट को देखा, तो उसने क्या करा, समझिए पहले स्कीमा था उसके दिमाग में डॉग का, ठीक है। उसने जब कैट को देखा तो उसने कहा कि ये डॉगी है, तो उसने क्या करा, एसिमिलेशन करने की कोशिश करी। क्या करा, जो प्री एग्जिस्टिंग, जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें इस इंफॉर्मेशन को सेट करने की कोशिश करी। अब क्या हुआ,
घर वालों ने बोला बेटा ये डॉगी नहीं है, ये क्या है, कैट है, ये क्या है, कैट है। तो उसके माइंड में क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम आया। जब उसने डिसइक्विलिब्रियम आया तो उसने क्या करा, इस नई इंफॉर्मेशन को क्या करा, एकोमोडेट करा। क्या करा, एकोमोडेट करा। ठीक है, एकोमोडेट करा। एकोमोडेट करने के बाद फिर अब उसने एक अपना नया स्कीमा बना लिया, किसका, कैट का। इस तरीके से उसे पता चल गया। अब क्या हो गया बेटा, फिर से उसके माइंड में क्या आ गया, इक्विलिब्रेशन आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसके माइंड में पता चल गया, एक स्कीमा उसके दिमाग में डॉग का बन गया और एक स्कीमा उसके दिमाग में कैट का बन गया। आई बात समझ में, क्या हुआ। तो एसिमिलेशन क्या होता है कि न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करना, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, और एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, टू चेंज द स्कीमा विद द न्यू इंफॉर्मेशन। जो न्यू इंफॉर्मेशन मिली है उससे हम क्या करते हैं बेटा, स्कीमा को चेंज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जब चिल्ड्रन जो है नए एक्सपीरियंस को हैंडल नहीं कर पाते अपने एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ, यानी कि उनके माइंड में क्या आ गया, डिसइक्विलिब्रियम। क्या आ गया, डिसइक्विलिब्रियम। उनके माइंड में क्या आ गया बेटा, डिसइक्विलिब्रियम उनके माइंड में आ गया। एंड रिसॉर्ट टू, तो वो क्या करते हैं बेटा, एडेप्टेशन। क्या करते हैं, उसका एडेप्टेशन। ठीक है, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों मिलके क्या बनता है, एडेप्टेशन। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन प्लस एकोमोडेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज, पियाजे कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है मैनिपुलेटिंग इन आइडियाज। मैनिपुलेटिंग आइडियाज को मैनिपुलेट करने में एक्टिव होता है। देखिए पैसिव तो किसी ने भी नहीं बोला, ना पियाजे ने बोला ना वाइगोस्की ने बोला, दोनों में ही एक्टिव आएगा। डिफरेंस क्या है, जो पियाजे हैं वो थोड़ा एज को ज़्यादा कंसिडर करते हैं और जो वाइगोस्की हैं वो सोशल को ज़्यादा आपका वैल्यू देते हैं। तो आंसर क्या होगा, एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज। और वाइगोस्की बच्चों को कैसे देखते हैं कि एक्टिव इन सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि सोशल कंटेक्स्ट में वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आर द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन द लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी। जो लॉरेंस थे बेटा, लॉरेंस की जो कॉलबर्ग की थ्योरी थी उसके अंदर क्या चीज थी, उसका बेसिस क्या था। तो बेटा देखिए, आपको याद होगा कि जो लॉरेंस की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो आपके 3 हिस्सों में बटी हुई थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। यही थी। जो प्री कन्वेंशनल होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि बच्चा कोई भी काम जो करता है वो किसकी वजह से करता है, ओबीडियंस यानी कि आदर करने के लिए, कहना मानता है, या पनिशमेंट से बचने के लिए, या सेल्फ इंटरेस्ट से। इसकी वजह से आपका कर रहा है तो वो प्री कन्वेंशनल की स्टेज में आएगा। यदि बच्चा कोई काम इस वजह से कर रहा है सोशल, आपका सोशल कंफर्मिटी की वजह से, मतलब सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए, लाइक मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए ये करा है, ठीक है, तो अपनी रिश्तेदारी एक मतलब लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई काम कर रहा है तो कन्वेंशनल। और जब बच्चा इन सब चीज़ों से ऊपर हो जाता है, जब वो एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने लगता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल की कैटेगरी में आता है। कुछ इस टाइप से हमने पढ़ा था स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो अब बेटा ये जो स्टेजेस थे मोरल डेवलपमेंट के, ये किस बेसिस के ऊपर आपके आपके क्या किए गए हैं, डिटरमाइन किए गए हैं। तो बेटा एज के बेसिस पे नहीं किए गए थे। ठीक है, देखिए वैसे तो आंसर गिवन बाय इंडिविजुअल फॉर अगेंस्ट स्टीलिंग, ये जो कंडीशन थी बेटा एक सिचुएशन थी जो बात की गई थी, लेकिन इसके बेसिस पे नहीं किए गए थे। नेक्स्ट क्या है, रीजनिंग अंडरलाइंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। यस, हर एक इंडिविजुअल क्या रीजन देता है
किसी कंडीशन में उसके बेसिस पे किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी होता तो बेटा मैं सी के साथ जाती। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अकेला नहीं है और ए तो बिल्कुल ही नहीं है, तो आई विल गो विद द बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लाइव वाइगोस्की जो एसेंस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो क्या है? कि वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? लर्निंग टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट या मास्टरिंग द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल। याद रखेंगे बेटा, इफ आई एम सेइंग साइकोलॉजिकल टूल, आई एम सेइंग कल्चरल टूल। साइकोलॉजिकल टूल मतलब क्या होता है? कल्चरल टूल। और जो वाइगोस्की है बेटा, उन्होंने यही तो बोला है कि मास्टरिंग द यूज ऑफ कल्चरल टूल। हमें जो बच्चा है उसे क्या आना चाहिए? जो अपने कल्चर है, जो अपना सोसाइटी है, उसके अंदर अडेप्ट करना आना चाहिए, यानी कि उसका यूज करना आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ये नहीं होगा बेटा, याद रखेंगे। लर्निंग टू अडेप्ट टू द, बच्चे को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं करना। अडेप्ट करना लर्निंग टू द एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि बच्चा फिर क्या होगा ना, उस सिचुएशन में अपने आप को, चाहे वो कंफर्टेबल हो नहीं हो, उसे सीखने को मिल रहा हो नहीं हो रहा, वो उसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है। लाइवागोस्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि जो हमारे कल्चरल टूल्स होते हैं उसको मास्टर करना है। ठीक है, कल्चरल टूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? देखिए बेटा, कल्चरल टूल्स के अंदर मेरे आते हैं लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर मेरे आ जाते हैं साइंस, सिंबल्स, काउंटिंग सिस्टम, राइटिंग। ऐसे क्यों है? आपको याद होगा बेटा, लाइव वाइगोस्की की थ्योरी कौन सी थी? सोशियो कल्चरल थ्योरी। इन्होंने कौन सी दी थी? सोशियो कल्चरल थ्योरी, यही दी थी ना। वाइगोस्की ने बोला था बेटा कि जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है वो लोअर मेंटल फंक्शन से हायर कॉग्निटिव प्रोसेस के द्वारा जाता है। कैसे? लर्निंग करके। ठीक है, और अपने आप को पहचान के, इंटरनलाइजिंग करके। ठीक है, और किसके? इन जो टूल्स हैं इनको मास्टर करके, थ्रू इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन करके, मतलब उन्हें सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके इन टूल्स पे क्या करनी है? मास्टरी करनी है। ऐसा लाइव वाइगोस्की ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अकॉर्डिंग टू द लाइव वाइगोस्की डैश प्लेज एन एसेंशियल रोल इन हेल्पिंग अदर्स लर्निंग प्रोग्रेस थ्रू जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ये एक आपका जोन है। ये वो जोन है जो बच्चा जानता है, व्हाट चाइल्ड नोस। ठीक है, व्हाट चाइल्ड नोस, ये वो जोन है जो बच्चे को ऑलरेडी पता है। एक इससे ऊपर जोन आता है जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है? ये वो जोन होता है व्हाट चाइल्ड कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। कि अगर बच्चे को सपोर्ट दिया जाए तो बच्चा क्या अचीव कर सकता है। पर ये वाला जो अंदर वाला था कि बच्चे ने ऑलरेडी क्या अचीव कर लिया है। एक उससे ऊपर जोन होता है जिसे बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो जोन होता है जो बताता है कि बच्चा क्या अचीव कर सकता है अगर उसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। अब यहाँ पे बेटा जब मैं बात कर रही हूँ वर्ड सपोर्ट की, तो उसको ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि ऐसा इंसान या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो उससे ज़्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है, या जिसके पास उससे ज़्यादा नॉलेज है। बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि जिसके पास उस बच्चे से ज़्यादा आपकी नॉलेज है वो होगा मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या करता है बेटा? बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है? जिसको मैंने वर्ड यूज करा सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं स्कैफ फोल्डिंग।
क्या बोलते हैं, स्कैफ फोल्डिंग। तो ये मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या करता है, स्कैफ फोल्डिंग करता है बच्चे की, ताकि बच्चा जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वहां तक पहुंच सके, यानी कि बच्चे के अंदर जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो उसे अचीव कर सके। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस कैसे, इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला, कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स। यस, हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरीके की नहीं होती बल्कि बहुत सारे तरीके की होती है, जैसे कि लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक के कई सारे इन्होंने बेटा इंटेलिजेंस के टाइप बताए थे। तो यही बात मेरी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या एक ऐसी अप्रोच है जहां हमें रोटी मेमोराइजेशन कराना, बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसी अप्रोच जो क्या करता है बेटा, इंडिविजुअलाइज लर्निंग पे फोकस करता है और स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम के बारे में बात करता है। यानी कि ये कहता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हमारा जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो क्लासरूम का, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि टीचर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। क्या ये स्टैंडर्ड करिकुलम को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, नहीं बेटा, हमने बोला था हमें क्या करना है, करिकुलम को अडेप्ट करना है, क्योंकि हमारे जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है यानी कि इंक्लूसिव, उसमें क्या है, हर तरीके का बच्चा बैठता है, तो एक स्टैंडर्ड करिकुलम हम उसमें फॉलो नहीं कर सकते। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है बेटा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस बात को गारंटी नहीं करती कि वो जहाँ बच्चा बैठा हुआ है सभी बच्चों को वो चीज़ समझ में आ जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट है गर्ल्स इन द मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द क्लासरूम डिस्कशन। बेटा एक बात याद रख लीजिए, गर्ल्स किसी से कम नहीं होती। जहां भी आपको ऐसे स्टेटमेंट लगे कि गर्ल्स को कम आंका जा रहा है, वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। तो इस स्टेटमेंट में बोला है कि जो गर्ल्स होती हैं वो साइलेंट होती हैं और क्लासरूम डिस्कशन में पार्ट नहीं करती। नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो गलत है, फॉल्स। गिवन देयर जेनेटिक मेकअप, गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रीहेंड कोप अप, वो चैलेंजिंग करिकुलम के साथ कॉप अप ही नहीं कर पाएंगी, ये भी बात गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट मेरे क्या है, गलत। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ असेसमेंट शुड बी। बेटा नेचर ऑफ असेसमेंट कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक। डायनेमिक और ऑथेंटिक। ठीक है। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज का मतलब कि सारे बच्चों को एक ही तरह का असेसमेंट दिया जाएगा। बेटा जब बच्चा अलग अलग है तो असेसमेंट भी अलग अलग ही होगा, उसके लेवल के अकॉर्डिंग होगा, ना कि स्टैंडर्डाइज होगा कि सब बच्चों को एक जैसा असेसमेंट हम कर, सब बच्चों से एक जैसा असेसमेंट हम करवाएं। क्या आप जो एक ब्लाइंड बच्चा है उससे आप वो असेसमेंट करा सकते हो, जो डम बच्चा है या जो डम है, क्या उससे आप ब्लाइंड बच्चे वाला असेसमेंट करा सकते हो, नहीं। ऑथेंटिक मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट आपका असेसमेंट होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। Next question है is advisable not to rely on the standardized test while conducting assessment for learning. In the criteria reference testing, scores are compared to the set performance standard. ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे को बेटा स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे रिलाई नहीं करना चाहिए while conducting assessment। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि हमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे नहीं हमें रिलाई करना चाहिए अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं, तो ये सही है। और ये भी बात सही है कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर जो स्कोर्स है वो एक सेट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से क्या किए जाते हैं, कंपेयर किए जाते हैं। तो बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट। इनमें से ऐसा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है जो कि बेटा बच्चे के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मेमोरी। क्या बेटा डेफिनेशन बताने से किसी की एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस प्रमोट होगी, नहीं होगी। एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, मैमल्स की की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो बेटा इससे भी नहीं होगी।
अगर हम बात करते हैं हाउ हैव मैमल्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट्स, यस, कहीं ना कहीं बेटा ये जो पॉइंट है ये मुझे बेटर लग रहा है और पॉइंट से, क्योंकि इसमें क्या होगा, बच्चा क्या करेगा बेटा, वो रिसर्च करेगा कि जो मैमल्स हैं किस तरह के एनवायरमेंट में क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, वो एनालाइज करेगा कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मैमल्स को अडेप्ट करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 16 में क्या बोला गया है। एन इंक्लूसिव क्लासरूम डज नॉट ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही, गलत बात है बेटा। देखिए, इंक्लूसिव क्लासरूम आपकी होती ही इसी बेस पे है कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंशिएटेड होंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास होंगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट होंगे। Inclusion is a policy that stresses equal opportunity by providing the same learning goal, strategies and assessment tool। देखिए, इंकल्जन एक ऐसी पॉलिसी है जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे नहीं बल्कि इक्विटी पे बिलीव करती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे नहीं, इक्विटी पे बिलीव करती है। इक्विटी का मतलब क्या है कि देखिए, डिफरेंट बच्चे हैं क्लास के अंदर, उनकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होंगी, उनके लर्निंग गोल्स और उनकी स्ट्रैटेजीज जो होंगी वो भी कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। अगर आप सभी बच्चों के सेम लर्निंग गोल रखोगे तो क्या वो सेम अचीव कर पाएंगे? नहीं बेटा, जब बच्चे अलग हैं तो लर्निंग गोल्स भी अलग होंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनको टैकल करने की स्ट्रैटेजीज अलग होंगी, उनके असेसमेंट मेथड्स भी अलग होंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट मेरे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। So option number 4 will be the right answer. Next question है, use of people first language such as using the description student with the learning disability instead of learning disabled student। तो ये जब हम people first language की यूज करते हैं, people first language में क्या होता है बेटा, इसमें हम बच्चे को पहले रखते हैं और उसकी डिसेबिलिटी को बाद में रखते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि जब हम स्टूडेंट को पहले रखते हैं और डिसेबिलिटी को बाद में, तो हम ये बोलते हैं कि ये जो डिसेबिलिटी है ये इस बच्चे का पार्ट है, वो पूरा का पूरा बच्चा डिसेबल नहीं है। समझिए बात को, जब हम बोलते हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट, तो हमने बोल दिया, हमने उस बच्चे को एक कैटेगरी में डाल दिया कि वो ब्लाइंड है, ठीक है, हमने उसकी जो कमी है उसको पहले रख दिया पूरा उसे। लेकिन जब हम कह रहे हैं स्टूडेंट विद द ब्लाइंडनेस, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसके पास क्या है, थोड़ी व्यू आई साइट की कमी है या ब्लाइंडनेस की कमी है, मतलब सेम है लेकिन व्यू अलग हो जाता है। हम कहते हैं ये स्टूडेंट के अंदर एक कमी है, लेकिन ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा स्टूडेंट, वो उसकी पहचान ही बन गया कि वो ब्लाइंड ही है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं, takes away the emphasis from disability and is not the true spirit of the inclusion, is in the consonance with the human rights approach to inclusion। yes बेटा, ये बिल्कुल सही बात है, ये कहते हैं कि ये बिल्कुल क्या है, कॉन्सोनेंस है, यानी कि आपके समावेश जैसे ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग बेटा, इंकर्जन जो ह्यूमन राइट्स का अप्रोच है इंकर्जन को लेके, ये क्या है, उससे बिल्कुल एग्री करता है, उसके कॉन्सोनेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। Example of assistive technological devices to cater to the needs of children with the visual difficult include। visual difficulties बेटा जिनको होती हैं उनके लिए आप किस तरह के टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को क्या करोगे बेटा, कैटर यूज करोगे। ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जांपल बेटा, आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कीबोर्ड ला सकते हो जिनके प्रिंट क्या होंगे, बड़े होंगे। ब्रेल एम्बोस्डर एंड डिस्प्ले, यस, ब्रेल का यूज कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, सही बात है बेटा, जो विजुअली ब्लाइंड होते हैं वो सुन तो सकते हैं, तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो स्पीच को टेक्स्ट में, मतलब टेक्स्ट को स्पीच में चेंज कर सके। यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, बेटा जब वो बच्चा सुन ही नहीं सकता तो साइन लैंग्वेज का यूज कैसे करेगा, ठीक है, वो देखेगा कैसे, साइन लैंग्वेज को नहीं देख सकता। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ओनली A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सपोर्ट इंकल्जन ऑफ स्टूडेंट विद ऑटिज्म इट इज एडवाइजेबल टू। अगर हमारे को बेटा ऑटिज्म वाले बच्चों को इंक्लूड करना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, अवॉइड गिविंग विजुअल सपोर्ट एंड विजुअल क्यूज, नहीं। क्रिएट अ क्लासरूम सेटिंग दैट इज ओवर, मतलब बच्चों के ऊपर इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट कर दो, नहीं। फ्रॉम
फॉर्म एंड अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप, एक अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप करो रैंडम रूटीन्स के साथ, नहीं। हमें क्या करना है बेटा, कॉन्क्रीट, लिटरल और कंसिस्टेंट लैंग्वेज का यूज करना है, क्योंकि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं बेटा, वो सीधी बात समझ में आती है, उन्हें कोई फ्रेजेस, कोई इडियम्स, ये सब चीजें नहीं घुमा घुमा के बात समझ में नहीं आती, ठीक है। ऑटिज्म बच्चों को जितना आप शॉर्ट और क्रिस्प इंफॉर्मेशन दोगे, क्रिस्प तरीके से बताओगे, शॉर्ट तरीके से बताओगे, वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, अगर हमारे को बेटा टैलेंटेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन को एड्रेस करना है, उनकी नीड्स को एड्रेस करना है, तो क्या ज़रूरी है कि हम क्या करें, उन बच्चों को एंगेज रखें और इंटरेस्टेड रखें लर्निंग प्रोसेस के अंदर। क्यों? इसलिए क्योंकि बेटा जो टैलेंटेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सारे आंसर्स ऑलरेडी पहले से समझ में आ जाते हैं, या कह सकते हैं वो और बच्चों के कंपैरिजन में क्या करते हैं, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करते हैं, एज अ रिजल्ट वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो टैलेंटेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन है, हम उनको लर्निंग प्रोसेस में एंगेज और इंटरेस्टेड रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड डील विद द फेलियर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, टीचर्स को कैसे जो फेलियर है स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स में फेलियर है उसको कैसे डील करना चाहिए, बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देयर ओन पेडोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज, यानी कि टीचर्स को क्या करना चाहिए कि उसे अपने जो पेडोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज है, यानी कि उसका जो पढ़ाने का तरीका है या उसके जो भी इंफॉर्मेशन हैं, डिटेल्स हैं, उनको एग्जामिन करना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, क्यों वो उससे कॉप अप नहीं कर पा रहा है, क्यों बच्चा फेल हो रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो पेडोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज हैं उसके अंदर उसको क्या लाना चाहिए, चेंज लाना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के अंदर प्रायर नॉलेज का रोल क्या होता है बेटा, प्रायर नॉलेज जरूरी होती है कनेक्शंस बनाने के लिए और किस लिए, नई लर्निंग को फैसिलिटेट करने में, ठीक है। प्रायर नॉलेज बेटा हमेशा याद रखेंगे, प्रायर नॉलेज हमेशा बेस का काम करती है नई नॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, हाउ कैन टीचर सपोर्ट स्टूडेंट्स इन बिकमिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के अंदर एक टीचर बच्चे को सेल्फ डायरेक्टेड का क्या मतलब होता है, बच्चा जो कि अपनी अपनी लर्निंग प्रोसेस को, अपनी चीज़ों को क्या कर सके, एनालाइज कर सके, अपने थॉट्स को समझ सके, तो वो कैसे कर सकता है, फ्रीक्वेंट प्रोवाइड करके, ग्रिड्स प्रोवाइड करके, या एक्सप्लिसिट गोल या ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके, या एंकरेज करके स्टूडेंट को कि वो अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और डेवलप करे सेल्फ रेगुलेशन स्किल। हमें क्या करना है, बच्चों को एनकरेज करना है कि वो अपनी लर्निंग को समझे, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिडिल स्कूल टीचर होता है, वो रेगुलर टच में रहता है पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ, ताकि उन्हें बेटर समझ सके, सही बात है। कम्युनिटी शुड डायरेक्ट हाउ व्हाट चिल्ड्रन शुड लर्न, क्या जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये बताना चाहिए कि बच्चों को क्या चीज़ लर्न करनी है, नहीं बेटा, वो फीडबैक देने का काम कर सकते हैं, लेकिन वो टीचर को ये नहीं बता सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते कि उन्हें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचिंग प्रोसेस टीचर के अंडर में आता है, कम्युनिटी के अंडर में नहीं आता। एक टीचर जो है वो पेरेंट्स के कांटेक्ट में रह सकता है, ताकि वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ सके। सो 24 का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन ऑर्डर टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ लर्नर्स, अगर हमें बेटा बच्चों के अंदर एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्या करना है, टीचर शुड एंकरेज, तो टीचर को किस चीज़ को एंकरेज करना चाहिए बेटा, टीचर को एंकरेज करना चाहिए वर्बलाइजेशन को। वर्बलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, वर्बलाइजेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा जो भी उसके दिमाग में चल रहा होता है उसे उसे जोर जोर से बोलता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो उसे बोल बोल के सॉल्व करता है। तो उससे क्या होता है, जब बच्चा बेटा बोल बोल के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो जो उसके थॉट्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उसको उसकी जो मिस्टेक्स होंगी वो उसे जल्दी से स्पॉट कर पाएगा।
नेक्स्ट है एंड शुड प्रमोट, हमें और क्या प्रमोट करना चाहिए, एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजिकल थिंकिंग मतलब क्या होता है कि अपने जो बेटा ओल्ड फैमिलियर प्रॉब्लम्स हैं उनका यूज करके हमें नई ब्रांड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखिए बिलीफ प्रेजर्वेंस का मतलब क्या होता है कि आप ये मान के चलें कि आप जो ओल्ड ट्रेडिशनल्स हैं उन्हीं मतलब वही आपके हैं और कुछ नहीं है ना। आपको फंक्शन मतलब फंक्शन फिक्सिडनेस आप ये समझ ही नहीं पाए कि किसी और चीज़ का कुछ और यूज़ भी हो सकता है। लाइक एक कॉइन है, आपने पता है कि वो कॉइन करेंसी के लिए यूज़ होता है, आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि शायद वो पेज खोलने के लिए भी यूज़ होता है। फंक्शनल फिक्सिडनेस, मीन एंड एनालिसिस एक अच्छा अप्रोच है लेकिन इसके अंदर कन्वर्जेंट आ गया तो इस वजह से ये ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स, इस डिस्कवरी लर्निंग में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए बेटा, डिराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडिया। उन्हें क्या करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन ड्राइव करनी चाहिए एक्सप्लोर करके और आइडियाज को मैनिपुलेट करके। डिस्कवरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। रियलाइजिंग दैट ही इज नॉट पेइंग अटेंशन इन साइंस क्लास, hence he is unable to understand the concept, Ramesh decides to sit at the front so that he can focus attention better। इसमें कौन सी लर्निंग स्ट्रेटेजी यूज हो रही है, मेटा कॉग्निशन, यानी कि अपनी सोच के बारे में दोबारा से सोचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन को दिमाग में रखते हुए बेटा इमोशंस के बारे में क्या बात सही है। इमोशन फैसिलिटेटेड एनकोडिंग बट हैव नो इम्पैक्ट, बिल्कुल बेटा अटेंशन पे इमोशंस का इफेक्ट होता है तो ये गलत है। इमोशन हेल्प इन इफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन बट डू नॉट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू लर्न, क्यों नहीं बेटा, इमोशन से मोटिवेशन तो मिलता है। इमोशन मॉड्यूलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन, हाउएवर डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ फैक्टर्स। ये बात मेरे को कुछ सही सी लग रही है कि जो इमोशंस होते हैं बेटा उसके बहुत सारे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो इमोशन आप कितने डिग्री में है और किस डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन स्टूडेंट। इंट्रिंसिक मतलब ऐसा मोटिवेशन जो हमें अंदर से आ रहा हो, तो बच्चों के अंदर बेटा अंदर से इंक्रीज कौन सा मोटिवेशन अंदर से आएगा, जब बच्चा उस चीज को जॉय के साथ लर्न करेगा, खुशी के साथ। ठीक है, जॉय ऑफ लर्निंग हमें देनी है बच्चों को। Last question. Which of the following statement correctly describe the relationship between intrinsic and extrinsic motivation? देखिए आपको ये तो पता है intrinsic motivation और extrinsic motivation होते क्या है, लेकिन इनके बीच का relationship क्या होता है ये समझिए। देखिए intrinsic motivation can impact extrinsic motivation, but extrinsic नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। intrinsic और इसका आंसर होगा बेटा कि जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स वे में, विद वन टाइप ऑफ मोटिवेशन अफेक्टिंग द अदर्स, की एक टाइप का मोटिवेशन दूसरे को अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बच्चा है जिसने कोई काम करना शुरू करा बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव मोटिवेशन, यानी कि किसी रिवॉर्ड के चक्कर में। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब उसे क्या हुआ, उसके अंदर क्या आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा, उसे अच्छा लगने लगा। अब वो काम किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या आ गया, इंट्रेंसिक मोटिवेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स वे में इंटरेक्ट करते हैं और एक मोटिवेशन दूसरे मोटिवेशन को अफेक्ट कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। गाइस दिस इज ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।